हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के मोस्ट वीवीआई लघु प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड जो आपके पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछते हैं वो किस टाइप से पूछते हैं और उसको लिखना कैसे है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है ना वो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे? संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिनकी स्थापना युद्धों को रोकने, आपसी शांति और भाईचारा स्थापित करने तथा जन कल्याण के कार्य करने के लिए की गई। आजकल संसार के छोटे बड़े लगभग 192 देश इसके सदस्य हैं। इस संस्था की विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। अगर आपको पता चले ये संयुक्त राष्ट्र क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं ना तो समझिए आप 50% अभी ये याद कर लिए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने के लिए, उसको शांति करने के लिए और आपस में भाईचारा रखने के लिए, बनाने के लिए, जन कल्याण के कार्य करने के लिए की गई थी। आजकल संसार के कम से कम 192 देश इसके सदस्य हैं और इस संस्था की विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। देखिए इसमें जो है ना, आपको अगर आप इसका मेन पॉइंट को अगर आप याद करते हैं ना तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट क्या था? आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। और चौथा था कि ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों की कार्यवाही में तालमेल करना। देखिए अगर इसको अच्छा से आप मेन पॉइंट को अगर आप याद करते हैं तो आपको शॉर्ट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको अच्छे से आसानी से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसको आंसर लिखेंगे कि 57% तक ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। ग्लोबल वार्मिंग में 25% तक की भागीदारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक की है। मेथेन गैस के कारण लगभग 12% तक ग्लोबल वार्मिंग और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण लगभग 6% तक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात यानी कि भूमंडल के ताप में वृद्धि की प्रक्रिया यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुई। वर्तमान में जीवमंडल पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक उष्ण है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, सूखा जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आएगी। इससे जीवन के क्या है, जीवमंडल की जलवायु प्रभावित होगी। इसका मानव जीवन और मानव जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भोजन की कमी एवं गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का खाद्यान्न उत्पादन और संपूर्ण कृषि पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कह दिया जाए कि आप जो है ना
इसको पूरा याद करें तो फिर भी ये संभव नहीं है। अगर आपको कहेंगे अगर लाइन बाय लाइन आप पूरा याद करके आप रट्टा मार करके फिर आप इसको मतलब याद कीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है और इनमें से आपको मेन पॉइंट आपको याद करना है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका कुछ ना कुछ पॉइंट आपको तो समझ में आएगा ही आएगा। तो फिर मेन पॉइंट अगर आपको याद रहेगा ना, तो ये जितना आपने सुने हैं, जितना पॉलिटिकल में पढ़े हैं ना, उसके बेस पर आप लिख देंगे, बस उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है, अथवा विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। दोनों का आंसर एक ही होगा, लिखेंगे। भारत एक अत्यंत विशाल देश है। यहाँ लगभग 3000 जातियाँ निवास करती है, 179 भाषाएं बोली जाती है और स्थानीय भाषाओं की संख्या लगभग 544 है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। विभिन्न धर्मानुयायियों और संप्रदाय वालों के आचार विचार, रहन सहन, भाषा आदि में अंतर होने के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह ठीक है जहाँ विविधता में भिन्नता के दर्शन होते हैं, परंतु इसके साथ ही यह स्वीकार किया जाएगा कि यहाँ विविधता में भी एकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अथवा बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बहुत से दलों के सहयोग से सरकार चलाना बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कांग्रेस गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था द्वारा सरकार चला रही थी। बिहार सरकार भी गठबंधन व्यवस्था से सरकार चला रही है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए के अनेक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार भी बहुदलीय व्यवस्था का एक नमूना है, क्योंकि इसमें भी कई दल सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे क्या है, दल और बहुदलीय, यानी कि एक से अधिक जहाँ पे दल होगा, वैसी व्यवस्था जिसमें सिर्फ एक दल नहीं बल्कि कई दल मिल करके क्या करता है, शासन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है, अथवा शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शीत युद्ध क्या है या शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब अमेरिका का सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतना क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय क्या है। देखिए अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना, वो जितना भी आप उसको लॉन्ग बना करके लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम अगर आपको पूरा कहे याद करने के लिए फिर आपको बोझा लगे, तो क्या करना है, कम से कम आपको 2 लाइन आपको याद करना है। कम से कम आप यहाँ से यहाँ तक तो याद कर सकते हैं ना। अगर आप एक लाइन यहाँ से याद कर ले, फिर दूसरा लाइन अगर आप बढ़िया से लिख देते हैं, तो समझिए आपका जितना नंबर का क्वेश्चन है ना, आपको उतना मिल जाएगा। इसलिए आप कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन का कम से कम 2 लाइन आप याद जरूर रखें। तो आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिला है और समाज में रहने वाले लोगों में आर्थिक दृष्टिकोण से समानता ही आर्थिक न्याय कहलाता है। इस न्याय के अनुसार संपत्ति का समान और न्यायोचित वितरण समाज और राज्यों के सभी व्यक्तियों के बीच होता है। यह न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है और सबको समान कार्य करने हेतु समान वेतन देने की व्यवस्था करता है। आज का प्रजातांत्रिक युग इसी न्याय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पंचशील समझौता हुआ था ना, अथवा पंचशील के सूत्र बताएं, अथवा पंचशील क्या है। तो लिखेंगे पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत। कितना सिद्धांत? 5 सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारी
विदेश नीति का मूल आधार है। इन 5 सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। ये ऐसे सिद्धांत है कि यदि इन पर विश्व के सब देश चले तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ये 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रथम है कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभु क्या है प्रभुसत्ता को बनाए रखना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, शांतिपूर्ण स्वास्तित्व के सिद्धांत को मानना। और पांचवा, आपस में समानता और मित्रता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है? तो इसको लिखेंगे, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास नहीं है। इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है, यानी कि एक धर्म के लोग को दूसरे पर विश्वास नहीं है। वैसे सांप्रदायिकता का पर्याय हिंदुत्व से लगाया जाता है। हिंदुत्व शब्द का प्रतिपादक सावरकर थे, जिनका कहना था कि भारत हिंदुओं का देश है। हिंदू वही है जो इस देश को अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। अतः जो ऐसा नहीं करता उन्हें इस देश में रहने वाले का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। प्रथम है, सांप्रदायिकता ने लोकतंत्र को कमजोर किया, क्योंकि मतदान का आधार कई क्षेत्रों में धार्मिक पहचान बना गई है तथा वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हट गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि राजनीतिक में सांप्रदायिकता के समावेश से धार्मिक समुदायों में तनाव, रंगों और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करा दी गई है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक लाभ की दृष्टि से राजनीतिक दल ने अल्पसंख्यकों की प्रतितुष्टिकरण और वोट की नीति अपना ली है, जबकि उनका वास्तविक विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र को 2 रूप, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। देश के सभी नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर सरकार के मामलों पर विचार करते हैं और वाद विवाद तथा निर्णय निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों के चुने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण कर निर्माण अधिकारियों की नियुक्ति आदि का निर्णय करते हैं। स्विट्जरलैंड में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए देश को विभिन्न कैंटनों में बांटा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि व्यापार, वित्तीय प्रवाहों, टेक्नोलॉजी और सूचनाओं के आदान प्रदान से विश्व की अर्थव्यवस्था में समन्वय और एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे जरूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने मोस्ट VVI क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किए हैं। अब फिर 10 प्रश्नों का उत्तर देंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले मैसेज जाएं। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? देखिए, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक को देखिए, कितना आसान क्वेश्चन को पूछा गया है। सिर्फ आपको समझने का फेर है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं ना तो एग्जामिनर कितनों भी घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा ना
तो तब पर भी आप उसका आंसर दे देंगे, क्योंकि आपने जितना पढ़े हैं ना उसी के बेस पर से एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछता है। तो कहाँ से पूछेगा, बुक से ही पूछेगा ना। तो ये सब जितना भी हमने क्वेश्चन बताए ये कहाँ से, बुक से ही लिया गया है। तो फिर आपको डरना नहीं है, बिल्कुल मेहनत से पढ़ना है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक दिन अपने से क्वेश्चन को लिखा करें। जैसे आप सुनते हैं ना क्वेश्चन, आप अपने से खुद से लिखिए और उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। कम से कम 1-2 घंटा कम से कम लिखा करें, वो की स्पीड में। तो प्रथम इसमें क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों की ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। तो लिखेंगे, मंडल आयोग की विफलताओं के अनुरूप 1980 ईस्वी के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उद्धार हुआ। 1978 ईस्वी में बामसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारी का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन में बहुजन यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी है। काशीराम और रामविलास पासवान तथा मायावती दलित राजनीति का मसीहा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। तो कुछ महीनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्य के हाथ में आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद हैं, जिनके बूते राज्य अपने नागरिकों को के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। सामूहिक सुरक्षा क्या है? तो लिखेंगे, सामूहिक सुरक्षा विश्व के सभी या लगभग सभी देशों के यह वचनबद्धता है कि वे किसी भी आक्रामक देश को पराजित करने के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे। इस व्यवस्था में कोई पूर्व निर्धारित शत्रु नहीं होता। कोई भी देश आक्रामक हो सकता है। समस्त विश्व समुदाय से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अपने में से ही निकले किसी आक्रामक देश को पराजित करने का सामूहिक प्रयास करेंगे। आक्रामक क्या है? आक्रमण करने वाले देश को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आशय है किसी एक के लिए सभी तथा तैयार के लिए प्रत्येक। यह तो शांति भंग के विरुद्ध पारस्परिक बीमा है। यह एक संयुक्त कार्यवाही की ऐसी मशीनरी है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आक्रमण को रोका या विफल किया जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सब देशों की संप्रभु समानता और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की उनकी इच्छा पर आधारित है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे लिखेंगे? इतने लंबा तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन क्या करना है आपको, क्वेश्चन को समझना। सामूहिक सुरक्षा क्या है? यानी कि समूह, एक से अनेक व्यक्तियों का एक गठन होगा जिसको हम समूह कहते हैं। तो उसका सुरक्षा क्या है? सामूहिक रूप से सुरक्षा करना। तो इसको क्या करेंगे, कम से कम आपको 2 से 3 लाइन आपको याद करना है। उसके बाद फिर अपने माइंड से सोच करके लिखना है। आप अगर 2 से 3-4 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं ना, तो फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बिना रटे हुए आपको याद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे किसी भी देश का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार जैसा ही होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसका व्यक्तिगत हित प्रभावित करता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। विश्व में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंधों में विस्तार हुआ है। आपस में आदान प्रदान व सहयोग के अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ है। जिन बातों को ध्यान में रखकर व जिन नीति के तहत कोई राष्ट्र अन्य देशों के साथ अपने संबंध तय करता है, वह देश की विदेश नीति कहते हैं। एक देश के अन्य देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, जिनका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि जल प्रदूषण के क्या कारण है? जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है? तो भारत में जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। इनके अनेक कारण है। प्रथम कारण है कृषि क्षेत्रों में अनेक रसायनों का उपयोग होता है। ये रसायन वर्षा से घुलकर नदियों, झीलों, तालाबों आदि में मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है नदियों में साबुन से स्नान और कपड़े धोने से जल प्रदूषित होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक कारक जैसे मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गारों से भी जल प्रदूषण होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे समुद्र में पेट्रोल के खनन के समय तल के रिसाव से समुद्री जल प्रदूषित होता है। पांचवा लिखेंगे आणविक ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देते हैं। छठा लिखेंगे नगरों का मल जल और औद्योगिक कचरा जल स्रोत के सबसे बड़े प्रदूषक है। देखिए इसमें आपको जो है ना, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो 2 से 3 मेन पॉइंट आपको लिख देना है। स्टार पॉइंट ये 2 या 3 आपको लिख देना है। और अगर 5 नंबर या आप पूछे तो कम से कम आपको 5 लाइनों इसमें से याद करना पड़ेगा। 5 से 6 लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो बस इसके लिए बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? तो इसका आंसर लिखेंगे मतदान या मतदान व्यवहार सफल जनतंत्र के लिए आवश्यक है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्व भारतीय मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी से देश के संसदीय प्रणाली चलती है। 18 वर्ष पूरा होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है। इसमें राजनीतिक दलों का भी तथा चुनाव आयोग की भूमिका होती है। जातीय व्यवस्था में धर्म अथवा संप्रदाय ने भारतीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक अदालत क्या है? देखिए लोगों का द्वारा किया गया अदालत को क्या कहते हैं? लोक अदालत। तो लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौता के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहां अधिक समय लगता है, वहां लोक अदालत न्याय व्यवस्था का सुलभ साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? तो कैसे इसको लिखेंगे? लिखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई ग्राम सभा को माना जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता यानी कि प्रधान की जाती है। प्रधान के अनुपस्थिति रहने पर ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान द्वारा की जाती है। ग्राम सभा अपना निर्णय खुद लेती है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ग्राम की मतदान सूची में अंकित होता है। ग्राम सभा के कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका आंसर लिखेंगे कि 18 मई 1974 को भारत सफल भूगर्भीय परमाणु विस्फोट करके विश्व का 6ठा राष्ट्र बन गया।
मई 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु प्रशिक्षण किए तथा अपनी नीति की घोषणा की। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरंभ से ही दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं: ऊर्जा का उत्पादन और उद्योग, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग और अपने परमाणविक प्रयत्नों के लिए कौशल, समाज, सम्मान और तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर हुआ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 20 मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। इसमें आपको कहाँ समझ में नहीं आया आप हमें कमेंट में बताएंगे। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहे आप हमें बताएंगे। बाकी आगे की वीडियो में आगे की जो क्वेश्चन है मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा और आप जाते जाते हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर हम बनाएं उसका भी, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे। और देखिए, अगर अभी तक आपने 2009 से 2022 तक के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एक ही वीडियो में 2009 से लेकर के 2022 तक का सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।